ओके, तो आज हम बात कर रहे हैं न्यूनेटल सीजर्स के बारे। सबसे पहले तो न्यूनेटल सीजर्स हैं क्या? सीजर्स क्या चीज़ होती है? सीजर्स इनवॉलंटरी मूवमेंट को कहते हैं। जब भी इन्फेंट के इनवॉलंटरी मूवमेंट शुरू हो जाती है तो उसे कहते हैं सीजर्स। इन सीजर्स आपके पास ब्रेन में एक्साइटेटरी सर्किट की ओवर एक्टिविटी की वजह से होते हैं। जब भी ब्रेन में एक्साइटेटरी सर्किट ओवर एक्टिव हो जाए तो वो अनकंट्रोल्ड इनवॉलंटरी मूवमेंट शुरू करता है, जो कि हमारे पास सीजर्स के तौर पे दिखाई देते हैं इन एन इन्फेंट। अब जब हमने देख लिया कि सीजर्स होता क्या है, अब इसकी वजह क्या होती है? कॉज़ जो है सीजर्स की वो अभी तक इडियोपैथिक है, अभी तक मुकम्मल कॉज़ इसकी पता नहीं लग सकी कि ये होते क्यों हैं। लेकिन ये बताया जाता है कि आपके पास प्रो कन्वल्सेंट जो एरियाज़ होते हैं ब्रेन के बेबी में, वो पहले मैच्योर हो जाते हैं और प्रो कन्वल्सेंट एरिया पहले मैच्योर हो जाता है और आपके पास एंटी कन्वल्सेंट एरिया जो है वो इमैच्योर होता है। यानी कि प्रो कन्वल्सेंट मैच्योर हो गया और एंटी कन्वल्सेंट एरिया जो है वो अभी तक मैच्योर नहीं हुआ होता, वो इमैच्योर होता है, जिसकी वजह से बेबी इन्फेंट में सीजर्स आना शुरू हो जाते हैं। अब जब हमारे पास सीजर्स हो रहे हैं, तो इस सीजर्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है? इनकी कॉजेज़ क्या होती हैं और इनका ट्रीटमेंट क्या होता है? आज हम इन पे बात करेंगे। सबसे पहले तो सीजर्स की कॉजेज़ क्या होती हैं? सीजर्स की कॉजेज़ जो होती हैं वो ये हैं कि आपके पास हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से सीजर्स हो सकते हैं, शुगर लेवल्स लो हों जिसकी वजह से सीजर्स हो रहे हों। उसके अलावा हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम लेवल्स के लो होने की वजह से सीजर्स हो सकते हैं। हाइपोनेट्रीमिया की वजह से, सोडियम लेवल्स के कम होने की वजह से, इवन हाइपरनेट्रीमिया भी सीजर्स कर सकते हैं। हाइपरनेट्रीमिया भी सीजर्स की कॉज़ होते हैं। उसके अलावा आपके पास कर्निक्टरस सीजर्स कर सकता है। कर्निक्टरस में जब बिलिरुबिन डिपोज़िशन होती है, बिलिरुबिन एंटर होता है ब्रेन के अंदर, तो वो भी सीजर्स कर सकता है। इन्फेक्शंस में लाइक मेनिंजाइटिस, ब्रेन में की मेनिंजेस की इन्फ्लेमेशन चल रही है, उस इन्फ्लेमेशन की वजह से आपके पास सीजर्स हो सकते हैं। तो ये सारी कॉजेज़ हैं और इसके अलावा और भी बहुत सी कॉजेज़ हैं। पैराडॉक्सिन डेफिशिएंसी, पैराडॉक्सिन विटामिन की डेफिशिएंसी भी एक बड़ी अहम कॉज़ है जिसकी वजह से सीजर्स हो सकते हैं। तो ये सारी वजह हैं जिनकी वजह से न्यूनेटल सीजर्स होते हैं। अब जब ये सारी कॉजेज़ हमारे पास सीजर्स की मौजूद हैं, हमने सीजर्स की प्रेज़ेंटेशन कैसे होती है? सीजर्स की प्रेज़ेंटेशन के लिए सीजर्स की टाइप्स को समझना ज़रूरी है। सीजर्स की बेसिकली टाइप्स में हमारे पास सीजर्स में फोकल और जनरलाइज्ड सीजर्स होते हैं। क्या आपके पास सीजर जनरलाइज्ड है? जनरलाइज्ड सीजर वो होता है जो कि फुल बॉडी को इन्वॉल्व कर लेता है और फोकल सीजर वो होता है जो कि हमारे पास किसी बॉडी के एक हिस्से को इन्वॉल्व कर रहा होता है। असल में जनरलाइज्ड में फुल ब्रेन जो होता है, फुल ब्रेन में एक्साइटेटरी सर्किट जो है वो एक्टिव होता है। फुल ब्रेन में फुली तौर पर हमारे पास एक्साइटेटरी सिस्टम एक्टिव होता है। फोकल में ब्रेन का एक खास हिस्सा आपके पास ज़्यादा एक्टिव होता है, पार्ट ऑफ ब्रेन ज़्यादा एक्टिव होता है जिसकी वजह से सीजर्स हो रहे होते हैं। अब जब हमारे पास जनरलाइज्ड सीजर है या फोकल सीजर है, उसकी फर्दर प्रेज़ेंटेशन में भी हम उसको देखते हैं कि वो कैसे प्रेज़ेंटेशन हो सकती है। तो इसमें हमारे पास मज़ीद ये है कि हमारे पास सटल सीजर्स एक टाइप ऑफ सीजर होता है। सटल सीजर्स में ये होते हैं कि सीजर्स बहुत कम लेवल पर हो रहे होते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस प्रेज़ेंटेशन नहीं होती, लेकिन इसकी प्रेज़ेंटेशन इस तरह होती है कि सटल सी आईलिड ब्लिंकिंग हो रही होती है, अनकंट्रोल्ड आईलिड ब्लिंकिंग कर रहा होता है न्यूबॉर्न, या आपके पास बेबी लिप्स स्मैकिंग कर रहा होता है, लिप्स को बार-बार मूव कर रहा होता है, या बेबी की टंग मूव कर रही होती है और उसके अलावा बेबी ड्रूल कर रहा होता है, ड्रूलिंग बहुत ज़्यादा चल रही होती है क्योंकि वो अपने माउथ के मसल्स को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, या आपके पास आईज़ की डेविएशन हो रही होती है, आईज़ डेविएट कर रही होती हैं, आईज़ की जो की मूवमेंट पाई जाती है। और
अब ये सारी या इसमें एक और चीज़ भी होती है, स्विमिंग और पेडलिंग मूवमेंट, यानी कि बेबी ऐसे लगता है जैसे इन्फेंट जो है वो स्विमिंग वाली मूवमेंट या पेडलिंग मूवमेंट्स में कर रहा होता है। तो ये आपके पास सटल सीजर्स होते हैं जो कि इतने ऑब्वियस तौर पे सीजर्स के तौर पे नहीं दिखाई देते, लेकिन आपके पास ये एक सीजर्स यानी कि इनवॉलंटरी ब्रेन एक्टिविटी को शो करते हैं। दूसरे टाइप ऑफ सीजर्स जो होते हैं वो होते हैं टॉनिक या क्लॉनिक। सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि टॉनिक और क्लॉनिक में फ़र्क क्या होता है। टॉनिक बेसिकली टॉनिक किसे कहते हैं? टॉनिक में होती है बॉडी की स्टिफनिंग। टॉनिक में हमारे पास बॉडी जो होती है वो अनकंट्रोल्ड स्टिफनिंग हो जाती है और बॉडी एक्सेसिवली स्टिफ हो जाती है। बैक जो होती है वो ज़्यादा स्टिफ हो जाती है, यानी कि बॉडी का कोई ना कोई एक पार्ट जो है वो ज़्यादा स्टिफ हो जाता है, यानी कि बैक स्टिफ हो जाती है। तो इसे हम कहते हैं कि हमारे पास ये टॉनिक सीजर्स हैं जिसमें हमारे पास कोई पार्ट ऑफ द बॉडी ज़्यादा स्टिफ हो जाता है और ये हमारे पास फोकल भी हो सकते हैं, जनरलाइज़्ड भी हो सकते हैं, यानी कि स्टिफनिंग आपके पास फोकल भी हो सकती है और स्टिफनिंग आपके पास जनरलाइज़्ड भी हो सकती है। अब टॉनिक सीजर्स में हमारे पास स्टिफनिंग फोकल या जनरलाइज्ड दूसरे सीजर्स की टाइप होती है जिसे हम कहते हैं क्लॉनिक सीजर्स। क्लॉनिक सीजर्स क्या होते हैं? क्लॉनिक सीजर्स में क्लॉनिक सीजर्स ये होते हैं कि इसमें आपके पास बॉडी में जर्की मूवमेंट्स होती हैं। बॉडी में जर्की मूवमेंट्स हो रही होती हैं। यानी कि अगर हम इसे इन्फेंट को कंसीडर करें तो ये अब हाथ जो हैं तो इस तरह वो जर्की मूवमेंट्स कर रहे होते हैं। फीट जो होते हैं वो भी इस तरह फ्लेक्स्ड होते हैं और जर्की मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो आपके पास जर्की मूवमेंट्स पाई जाती हैं इन क्लॉनिक सीजर्स। तो ये बेसिक फ़र्क है बिटवीन टॉनिक सीजर जिसमें स्टिफनिंग हो रही होती है बॉडी की, जो फोकल भी हो सकते हैं, जनरलाइज़ भी। इसी तरीके आपके पास क्लॉनिक सीजर्स जो हैं ये भी 2 किस्म के होते हैं। ये भी आपके पास फोकल भी हो सकता है और ये आपके पास जनरलाइज़्ड भी हो सकता है। तो अब जब हमने डिस्कस कर लिया कि हमारे पास सीजर्स के टाइप्स क्या हैं, आपके पास सबसे पहले तो जनरलाइज़्ड और फोकल है। जनरलाइज़्ड और फोकल के अंदर फर्दर आपके पास सटल सीजर्स हो सकते हैं जो कि सिंपल आपके पास इतना ऑब्वियस प्रेजेंटेशन नहीं होती, या टॉनिक हो सकते हैं जिसमें आपके पास बॉडी स्टिफनिंग हो रही होती है, या क्लॉनिक हो सकते हैं जिसमें आपके पास जर्की मूवमेंट्स या फोकल होती हैं या जनरलाइज्ड होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कि हमने इस पेशेंट को इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, हमने पता कैसे लगाना है कि इस पेशेंट में मसला क्या था। इसके लिए अब को जि जो कॉज़ेज़ हमने अभी पढ़ी हैं, उन कॉज़ेज़ को अब सामने रखते हुए हम अपने सारे इन्वेस्टिगेशंस को ऑर्डर करेंगे। यानी कि अभी हमने देखा कि आपके पास शुगर्स लेवल लो होने की वजह से सीज़र्स हो रहे थे। तो इसके लिए एक टेस्ट क्या है कि आप उसके ग्लूकोज़ लेवल्स चेक कर लें, ग्लूकोज़ लेवल्स आप करा लें। आपने हमने देखा कैल्शियम के कम होने की वजह से होता था, कैल्शियम लेवल्स चेक करा लें, हम सोडियम लेवल्स चेक कराएँगे, यानी कि तमाम के तमाम इलेक्ट्रोलाइट्स को हमने देखना है कि इलेक्ट्रोलाइट्स की वजह से तो नहीं है। ज़रूरत पड़े यानी कि आपको लगे कि इन्फेक्शन है तो आपको सीएसएफ टैप करके सीएसएफ एग्ज़ामिनेशन करना पड़ना है। और उसके अलावा अगर आपको लगे कि ये कोई ट्यूमर है या कोई मास है या कोई ब्लीड है जिसकी वजह से वो हो रहे हैं तो आप क्रेनियल अल्ट्रासाउंड कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन द हिस्ट्री और क्लिनिकल केस आप तमाम इन्वेस्टिगेशंस में से चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन-सी इन्वेस्टिगेशन करनी है। लेकिन इनमें से ग्लूकोज़ और इलेक्ट्रोलाइट्स जो हैं ये मस्ट हैं, ये आपने ज़रूर करने हैं। बाकी डिपेंडिंग अपॉन द पेशेंट आपको अपने ये इन्वेस्टिगेशंस को डिसाइड करना होगा जिनमें आपके पास कल्चर्स भी शामिल हैं तमाम कॉज़ेज़ को कवर करने के लिए। या ईईजी भी कर सकते हैं। तो ये तमाम कॉज़ेज़ हैं जिनमें जो जो जिनमें सबसे इम्पोर्टेंट वाली जो हैं तो वो फर्स्ट वन इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज़ है। अब हमने इस पेशेंट को ट्रीट करना है। इस पेशेंट को ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड करेंगे, सीज़र्स को कैसे रोकेंगे? सबसे पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट कॉज़ आ गई जो कि हमारे पास हाइपोग्लाइसीमिया है। हाइपोग्लाइसीमिया इन न्यूबॉर्न इन्फेंट्स में कॉमन है। क्यों कॉमन है? क्योंकि हमारे पास न्यूबॉर्न इन्फेंट जो होता है उसको प्रॉपर फीड नहीं मिल रही होती। माँ को मालूम नहीं होता कि कितने टाइम में कितनी फीड देनी है और ना ही बेबी को उस तरह रिक्वायरमेंट पूरी हो रही होती है जिसकी वजह से बेबी हाइपोग्लाइसीमिया में जाता है। तो उसकी वजह से हाइपोग्लाइसीमिया सबसे इम्पोर्टेंट कॉज़ है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, सबसे पहले अगर बेबी सीज़र्स हो रहे हों, तो आपने 10% डेक्सट्रोज़ देना है।
सबसे पहले आपने 10% डेक्सट्रोज़ से शुरू करना है। जब आपने 10% डेक्सट्रोज़ दिया और आपकी उम्मीद ये है कि ये डेक्सट्रोज़ से ठीक हो जाएगा। अगर 10% डेक्सट्रोज़ से ठीक हो गया तो आपको डेक्सट्रोज़ ही शुरू रखना है और ताकि उसकी शुगर रिक्वायरमेंट पूरी हो और सीजर्स खत्म हो जाएँ। अगर आपके पास डेक्सट्रोज़ से सीजर्स कंट्रोल नहीं होते, तब आपको नेक्स्ट स्टेप की तरफ मूव करना है और आपको कैल्शियम प्रोवाइड करना है। तो आपको क्या करना होगा, आपको कैल्शियम ग्लूकोनेट देना होगा। कैल्शियम ग्लूकोनेट दिया जाता है और कैल्शियम ग्लूकोनेट के सप्लीमेंट दिए जाते हैं। अगर पेशेंट कैल्शियम ग्लूकोनेट के देने से ठीक हो जाता है, वेल एंड गुड। अगर नहीं होता तो फिर आपको मज़ीद आगे बढ़ना होगा। और अब आपने क्या करना होगा, अब आपने एंटी कन्वल्सेंट थेरेपी की तरफ जाना होगा। एंटी कन्वल्सेंट थेरेपी की तरफ शुरू करना होगा। यानी ये है कि पहले हमने जनरल कॉजेज़ लाइक इलेक्ट्रोलाइट्स और ग्लूकोज़ को करेक्ट करने की कोशिश की, उनसे नहीं हो रहा था, तो अब जब है अब हम क्या हुआ, अब हम एंटी कन्वल्सेंट थेरेपी की तरफ जाना शुरू हो गए हैं। एंटी कन्वल्सेंट थेरेपी में जो सबसे पहली और सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग है, वो आपके पास फेनोबार्बिटोन है, जो कि आपके पास ड्रग ऑफ चॉइस है। फेनोबार्बिटोन सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग है, जो कि सीजर्स को कंट्रोल करने के लिए यूज़ की जाती है। ये हमारे पास ड्रग ऑफ फर्स्ट चॉइस है, जो कि आप सबसे पहले अमंग ऑल एंटी कन्वल्सेंट्स आपने जो सबसे पहले चूज़ करनी है, वो फेनोबार्बिटोन चूज़ करनी होगी। तो फेनोबार्बिटोन सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग है। आप इसके साथ एक और ड्रग इसके इफ़ेक्ट को बढ़ाने के लिए यूज़ कर सकते हो, जो कि है फेनेटोइन। तो वो आपकी क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ द पेशेंट और क्लिनिकल कंडीशन ऑफ द पेशेंट को जज करने के बाद आप डिसाइड कर सकते हो कि ऐड करना है कि नहीं करना। कभी-कभार ऐसा होता है कि ये सब कुछ कर लेने के बाद भी सीजर्स कंट्रोल नहीं हो रहे होते, तो ऐसे केस में फिर आपको क्या करना होगा, ऐसे केस में आपको डायज़ेपाम की तरफ जाना होगा, यानी कि बेंज़ोडाज़ेपीन्स की तरफ जाना पड़ेगा और बेंज़ोडाज़ेपीन यानी कि डायज़ेपाम आपको देनी पड़ जाएगी। और आपने ये भी देखना है कि अगर आपके पास पायरोडॉक्सिन डेफ़िशिएंसी है, तो आपने पायरोडॉक्सिन सप्लीमेंट भी देना होगा। तो ये सारा आपके पास एक बेसिक मैनेजमेंट का आइडिया है कि आपने पेशेंट विद न्यूनेटल सीजर्स को कैसे डील करना है। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले आपने डेक्सट्रोज़ दिया, डेक्सट्रोज़ देने के बाद आपने देखा कि अगर नहीं कंट्रोल हुए तो कैल्शियम ग्लूकोनेट। कभी-कभार ये होता है कि कैल्शियम सप्लीमेंट आप दे रहे होते हैं, लेकिन वो आपके पास नॉर्मलाइज़ नहीं कर रहा होता ब्लड कैल्शियम लेवल्स को। तो ज़रूरी है कि आप साथ में मैग्नीशियम लेवल्स को भी चेक करें और मैग्नीशियम करेक्शन भी करें कि अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है, तो आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट दें। अब अगर इनसे ठीक नहीं होता तो आपको फेनोबार्बिटोन देनी पड़नी है। आप फेनेटोइन को भी ऐड कर सकते हो अपने इफ़ेक्ट को बढ़ाने के लिए। डायज़ेपाम दी जा सकती है अगर इनसे कोई सीजर्स कंट्रोल नहीं होते और पैराडॉक्सिन सप्लीमेंट्स। ये तमाम थी हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस जो कि आप कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट ग्लूकोज़ और कैल्शियम लेवल, बाकी डिपेंडिंग अपॉन द क्लिनिकल असेसमेंट। और हमने क्या डिस्कस किया? हमने डिस्कस किया कि हमारे पास मोस्टली इडियोपैथिक होता है, लेकिन सीजर्स की वजह प्रो कन्वल्सेंट सिस्टम के मैच्योर हो जाने जल्दी और एंटी कन्वल्सेंट के इमैच्योर रहने की वजह से रहता है। हमारे पास सीजर्स होते हैं, कॉजेज़, ये सारी कॉजेज़ हमने डिस्कस की। और फिर हमने कहा कि हमारे पास सटल सीजर्स होते हैं, टॉनिक सीजर्स होते हैं, क्रोनिक सीजर्स हो सकते हैं। टॉनिक में स्टिफनिंग होती है और क्रोनिक में जर्की मूवमेंट होती है और सटल में हल्की-फुल्की मूवमेंट्स चल रही होती हैं, जो कि इतना ऑब्वियस नहीं होते। तो ये सारा हमने डिस्कस किया न्यूरेटल सीजर्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।